Hello students, welcome back. So what we are doing? We are doing class 9th chemistry chapter number 3 atoms and molecules. इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा कैसे एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स और फिर 18th सेंचुरी में लेवोजियर ने और प्रोस्ट ने किस तरीके से एटम्स, मैटर और उनकी कम्बिनेशन की थ्योरी को प्रोपेगेट किया। लेकिन फ्रेंड्स, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स 18th सेंचुरी में हो रहे थे, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कल्मिनेट करके और एक एप्रोप्रिएट थ्योरी देना, एक एप्रोप्रिएट जो है स्टेटमेंट में इसको, पोस्टुलेट्स में इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसकी एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही थी। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने। ये जो जॉन डाल्टन है ना, इन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कल्मिनेट करके, सम अप करके और फिर एक थ्योरी बनाई, बहुत सारे पोस्टुलेट्स बनाए। अभी तक हम जान चुके थे, लेवोजियर ने हमें बताया केमिकल कम्बिनेशन का क्या नियम है, कैसे किसी एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने जाना कि कैसे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें निश्चित कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो है एलिमेंट्स को लेना पड़ता है। अगर प्रोपोर्शन को चेंज कर देंगे तो फिर जो प्रोडक्ट होगा वो भी बदल जाएगा, यानी अलग ही हमें मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, अलग ही कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा हमने जान लिया था, एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बताया और बाकी के बाद के फिलोसोफर्स ने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है मैटर का वो एटम होता है, और एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। इसके अलावा 18th सेंचुरी के एंड तक ये भी जानकारी हो चुकी थी साइंटिस्ट को कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, तीन तरह के मैटर जो है धरती पाए जाते हैं। एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टी है, उनका जो कम्बिनेशन होता है एटम्स का वो सिमिलर एटम्स के द्वारा होता है। कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एटम्स के मिलने से बनते हैं। और मिक्सचर जो है वो फिजिकल मिक्सचर है, वो फिजिकल कम्बिनेशन जो है जब सब्सटेंसेस का होता है तो मिक्सचर बनता है। लेकिन इन सारी बातों को एक प्रॉपर थ्योरेटिकल फॉर्मेट देना, पोस्टुलेट्स का फॉर्मेट देने के लिए, यानी कि एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देने के लिए कौन सामने आए? जॉन डाल्टन। इन सारी चीजों को समअप करके उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, विच इज कॉल्ड, और ये इन्होंने कब दिए? 1808 में इन्होंने ये पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स, देखिए पोस्टुलेट्स क्या होता है? जब कोई चीज एक्सपेरिमेंट करके प्रूव की जाती है, प्रूवन कोई स्टेटमेंट होती है, कोई प्रूवन स्टेटमेंट जो होती है, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, उसको जब हम एज ए थ्योरेटिकल पार्ट में लिखते हैं, थ्योरी के रूप में लिखते हैं, तो दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। तो ये पोस्टुलेट्स है जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। तो वन बाय वन करके इन सारी बातों को डाल्टन ने अपने तरीके से कैसे एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, पढ़ते हैं। सबसे पहला इनका पोस्टुलेट है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये तो एंशिएंट टाइम में पता चल गया था। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। अब इन्होंने ये बताया, फिर आगे इसी में ऐड किया कि विच पार्टी से पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैटर है, इसको हम तोड़ेंगे तो बहुत स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स मिल जाएंगे, एक लास्ट में जाकर के इंडिविजुअल पार्टिकल प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसी को हम रिवर्स करें, इसी प्रोसेस को, तो टाइनी पार्टिकल क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल ज्वाइन करते हैं, टाइनी पार्टिकल्स के ज्वाइन होकर के मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से फिर और बड़ा सब्सटेंस, और बड़ा सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस का साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो सबसे इनिशियल लेवल पर कम्बिनेशन कहां से शुरू होता है? तो एटम के लेवल पर शुरू होता है। तो उसी को उन्होंने आगे ऐड कर दिया, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो शुरू होता है ना किसी दो सब्सटेंस के बीच में, तो वो एटम के लेवल से शुरू होता है। एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं और मिल करके एक एक एटम मिल करके एक एक दूसरे एटम से मिल करके एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा, और इस तरीके से एटम जुड़ते चले जाएंगे और नए तरह के सब्सटेंस बनते चले जाएंगे। तो जो रिएक्शन शुरू होती है ना वो एटम लेवल पर होती है, यानी ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये दो एटम हो गए। तो हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम, दोनों जुड़ करके एक नया एटम, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। दो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा, और ये जो मॉलिक्यूल बना है ये एटम्स के मिलने से तो बना है, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस के मिलने से नहीं बना। हाइड्रोजन के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम जो था उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से। ऑक्सीजन का एटम
is combining with hydrogen gas atom and then this hydroxide is formed. इसी प्रकार जब हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ेंगे ऑक्सीजन के एक एटम से तो फिर क्या बनेगा, तो फिर बनेगा एक नया मॉलिक्यूल H2O. तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, एटम लेवल पर होता है केमिकल रिएक्शन, एटम लेवल से स्टार्ट होता है. तो ये पहला पोस्टुलेट था. दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स. तो ये बात तो पहले ही लोगों ने बता दी थी, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर लैंग्वेज में, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में यहां पे लिख दिया है, एक्सप्लेन किया है. विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब देखिए लेवोजियर ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका जो वजन होगा, जो उनका मास होगा, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा. आप एक तराजू में रख लीजिए, दोनों का बैलेंस बराबर होगा. तो यही बात इन्होंने डाल्टन ने यहां पे लिख दी कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं और किसी भी चीज को एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. और ना उनका वजन घटाया जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता, ना एटम को आप क्रिएट कर सकते हो, ना एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. एटम को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम. तो इसका सेकंड पोस्टुलेट है. थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये पहले की वीडियो में बताया था कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. जब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एटम्स मिलते हैं तो वो जुड़ते चले जाते हैं और एलिमेंट बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट बनेगा. लेकिन अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज के, एक अलग प्रॉपर्टी वाला एटम है, दूसरा अलग प्रॉपर्टी वाला एटम है, जब अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एटम जो कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो फिर वो किसका मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड. तो वो बनाएगा कंपाउंड. तो एलिमेंट के अंदर यहां पर किसकी बात चल रही है, एलिमेंट की. तो एलिमेंट जो होते हैं ना वो सिमिलर मास और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एटम से मिलकर बने होते हैं. यानी एग्जांपल जैसे मैं बोलूं सोडियम. सोडियम एक एलिमेंट है, तो सोडियम जो है वो सोडियम के ही सारे एटम्स इसके अंदर है. इसके अंदर कोई नाइट्रोजन के एटम नहीं है, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन के एटम नहीं है. सोडियम एलिमेंट के अंदर सारे एटम कौन से हैं, सोडियम वाले एटम हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले. इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लीजिए कार्बन. कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो सारे कार्बन एटम्स हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले हैं. और इसी का थोड़ा सा, इसी को रिवर्स कर दीजिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स है एक दूसरे का. एक एलिमेंट के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी, मास और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एटम होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर अलग अलग मास और केमिकल वाले एटम्स पाए जाते हैं. हाइड्रोजन के अंदर अलग तरह के एटम्स है, ऑक्सीजन के अंदर अलग तरह के एटम्स है. ठीक है. फिर है पोस्टुलेट नंबर 5, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. हमने जो प्रोस्ट और लेवोजियर की जो थ्योरी पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट में हमने जान लिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. उसमें हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से अगर हमें H2O चाहिए तो हमें सेम प्रोपोर्शन में, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम चाहिए होगा, तभी जाकर के H2O का मॉलिक्यूल बनेगा. अगर हमने प्रोपोर्शन चेंज कर दिया तो अलग तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, अलग तरह का कंपाउंड बनेगा. एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जांपल देखा था कि अगर 2 ऑक्सीजन के एटम और एक हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करेगा केमिकल रिएक्शन में तो वो बनाएगा CO2. लेकिन अगर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का एटम प्रोपोर्शन में लेंगे हम लोग, प्रोपोर्शन को हमने चेंज कर दिया, 1:1 का रेशियो ले लिया, तो अब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यही चीज इन दोनों पोस्टुलेट्स में डाल्टन ने बताई है. लेकिन फ्रेंड्स ये जो पोस्टुलेट्स हैं या ये जो थ्योरी है जो डाल्टन ने दी है, ये दी गई थी 19th सेंचुरी के शुरुआत में, यानी 1808 में. लेकिन ये लोग कोई भगवान तो नहीं थे, ये लोग भी इंसान थे. इन्होंने अपना जो इन्वेंशन किया या जो डिस्कवरी इन्होंने की, अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा चीजों को डिस्कवर किया, और उस जमाने के हिसाब से जो इनको सूटेबल लगा उस हिसाब से इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी. लेकिन फ्रेंड्स डाल्टन की ये थ्योरी अब अमान्य हो गई है, अब ये रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, क्योंकि उस जमाने के बाद से ही कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स होते रहे. बहुत बड़े बड़े बाद में साइंटिस्ट आए जिन्होंने और डीप स्टडी किया,
फिर उन्होंने पता लगाया कि एटम को भी और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जा सकता है, यानी एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया, अभी जैसे देखिए डाल्टन ने क्या बताया कि सेम जो एलिमेंट होता है ना, एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, और इन्होंने क्या लिख दिया, सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो मास वाला जो इनका कंसेप्ट था ना, ये बाद में फेल हो गया, क्योंकि अभी ऐसे एलिमेंट्स का पता चल चुका है जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हुए भी उनका जो कंपोजिशन है, मास जो उनका डिफरेंट है। जैसे कार्बन 12, कार्बन के अलग अलग मास के जो है एलिमेंट, जिनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होंगी। ये चीज भी गलत प्रूव हो चुकी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जिनकी जानकारी हो चुकी है, जो एटम अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, लेकिन फिर भी उनका मास दूसरे एटम्स से सिमिलर हो सकता है। तो इस तरीके से आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एलोट्रॉप्स के बारे में अब हमें जानकारी हो चुकी है। तो ये वाली दोनों थ्योरी इनकी पुरानी हो गई है, फेल हो गई है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल होता है पार्टिकल, तो इसको और ज्यादा स्टडी किया गया है, पता चल चुका है कि इससे भी और स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने जॉन डाल्टन की पोस्टुलेट्स को पढ़ा, जिन्होंने एक एप्रोप्रिएट थ्योरी दी, पोस्टुलेट्स दिए, या यूं कहिए एक लैंग्वेज दी इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ये जो है यहीं पे फिनिश होता है। अब इसके बाद हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो एटम होता है उसका मास कैसे निकाला जाता है, उसका वेट हम कैसे कर सकते हैं, या एटम्स कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे की जो चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। सी यू फ्रेंड्स।